नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पाठ 9 रीढ़ की हड्डी का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पाठ के दूसरे भाग में हमने देखा कि जब उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है तो उस समय गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के नाक पर लगा हुआ चश्मा देखकर चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद जी को शक होता है कि कहीं उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है और ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से तो उमा को चश्मा नहीं लगा। अब आगे पेज नंबर 38 राम स्वरूप। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अर्ज निवेदन। अब यहाँ पर उमा के पिताजी एक तरह से निवेदन करते हुए, यहाँ पर एक तरह से बताते हुए कहते हैं कि अरे मैंने आपको बताया था ना कि भाई उमा को चश्मा पिछले महीने उसकी आंख दुखने के कारण लगा था, कुछ समय के लिए लगा है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, बैठो बेटी। संतुष्ट, तृप्ति, संतोष, यानी वह राम स्वरूप की बातों से संतुष्ट होते हैं, उन्हें संतोष मिलता है, तो वह बड़े प्यार से उमा को कहते हैं बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। और राम स्वरूप जी ने जहां पर हारमोनियम सितार रखवाया था अपने नौकर के द्वारा, वहां पर उस तख्त पर उमा को बैठने के लिए वह इशारा करते हैं। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, छवि तेज, निखार। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी, अब देखिए किस तरीके से उनकी मानसिकता है कि जब वह उमा को चलते हुए जब वह आती है तो फिर कहते हैं कि अरे चाल में तो कुछ खराबी नहीं है भाई, लड़की हमें ठीक ठाक लग रही है और चेहरा भी भाई, चेहरे पर भी काफी तेज है। और ये सारी बातें वह उमा के सामने कह रहे हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुमको कुछ गाना बजाना भी आता है कि नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। एकाध, गिनती में बहुत कम, यानी थोड़ी बहुत पंक्तियां। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, झेपती सी, शर्माती सी। जब उमा को उसके पिताजी कहते हैं कि भाई थोड़ा गाना वीना सुनाओ गोपाल प्रसाद जी को, और जब वह गाने लगती है, मीरा का मशहूर भजन वह गाती है, तो अचानक से ही एक तरह से वह शंकर की ओर जब आंख उठाकर देखती है तो एक तरह से शर्मा जाती है। परंतु शंकर को देखते ही उसे कुछ बात याद आ जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है और एक तरह से गाना हो जाने के बाद, एक तरह से गाना को अधूरा छोड़ने के बाद, उमा को कुछ याद आने के बाद उमा सितार रखकर अंदर की तरफ बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद जी उमा को ठहरने के लिए कहते हैं, यानी अभी भी उनके पास अभी बहुत से सवाल उमा के लिए बचे हुए थे। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। अब गोपाल प्रसाद जी उसका गाना तो सुन लिए हैं, उसकी चाल ढाल देख लिए, उसके चेहरे की छवि देख ली। अब उससे पूछते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? इस सवाल पर उमा चुप रहती है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उमा एक तरह से इन सभी बातों से क्रोधित हो चुकी थी। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया।
यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। अब यहाँ पर रामस्वरूप उमा की जगह जवाब देते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं उमा गलत ना बोल दे, इसलिए वह पहले से भाई नाराज है कि भाई लड़के देखने आने वाले हैं, इस बात पर अपने पिताजी से नाराज थी। तो आगे आगे बढ़कर रामस्वरूप ही हर बात का उत्तर दे रहे थे। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदारी। अब यहाँ पर उमा के पिताजी बताते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी उमा ही उठाती है, यहाँ तक कि सिलाई पुराई का जो भी काम रहता है वह उमा ही देखती ताकती है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, अधीर, परेशान। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि भाई तुमने इनाम विनाम भी, भाई गाना विना गाती हो तो कुछ इनाम विनाम भी जीता वीता है, कुछ अवार्ड वगैरह तुमने जीता भी है। अब इस पर उमा एकदम चुपचाप रहती है। इस पर रामस्वरूप अपनी बेटी को खांसते हुए इशारा करते हैं कि अरे कुछ तो जवाब उमा अपनी तरफ से दे, सिर्फ गर्दन झुकाए बैठी हुई है। अब इस पर गोपाल प्रसाद एकदम अधीर हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं कि यह तो लड़की कुछ जवाब ही नहीं दे रही, सारा जवाब तो उसके पिताजी ही दे रहे। इस पे रामस्वरूप भी एकदम सकपका जाते हैं, डर जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। और वह कहते हैं कि अरे जरा शर्मा रही है, इसलिए शायद आपको जवाब नहीं दे पा रही है। इस पर गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, रूखी व्यवहार की कठोरता, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। यानी एकदम कठोर स्वर में कहते हैं कि अरे मैं तो इससे सवाल पूछ रहा हूं, उस पर आप जवाब पर जवाब दिए जा रहे, इसे भी तो कुछ उत्तर देना चाहिए कि नहीं। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब रामस्वरूप उमा को जवाब देने के लिए बार बार एक तरह से उसे मना रहे हैं, लेकिन उमा कोई भी जवाब नहीं दे रही है। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। अब उमा ने बोलना शुरू किया, लेकिन एकदम मजबूती के साथ, एकदम स्वाभिमान शब्दों के साथ। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब यहाँ पर उमा जिस प्रकार से गोपाल प्रसाद उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, सिलाई पुराई आती है कि नहीं आती है, गाने बजाने में तुमको इनाम मिला है कि नहीं, नहीं भाई देखने में भी काफी ठीक ठाक ही है। तो यह सारी बातें, सारी चीजें उमा के सामने हो रही थी, और यही सारी चीजें उसके मन में एक तरह से क्रोध उत्पन्न कर रही थी, और उसका क्रोध फूट पड़ा, और उसने गोपाल प्रसाद जी से एक तरह से क्रोधित स्वर में कहा कि लड़की एक कुर्सी मेज है जिसे कि भाई दुकान में रख दिया गया है, पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो भाई हम दूसरी लड़की देखेंगे। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से हम कुर्सी मेज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार सब उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, और पसंद आती है तो ठीक है हम कुर्सी मेज अपने घर ले आते हैं, लेकिन जब पसंद नहीं आती है तो हम कुर्सी मेज वहीं पर बहाना बनाकर चले जाते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, उमा उमा। अब रामस्वरूप उमा की ये बातें सुनकर चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे उमा उमा तुम यह क्या कह रही हो। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब उमा एक तरह से सशक्त हो जाती है मजबूती से कि भाई नहीं, अब मुझे कह लेने दीजिए, क्योंकि मैं अब कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया। तब से मैं अपमान के घूंट पिए जा रही हूँ, तब से मोल भाव ना हुए जा रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब बाबूजी बस, अब मुझे कह लेने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आना, आवेश में आना। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। इज्जत उतारना मुहावरा है, बेइज्जती करना। अब जब तक को गोपाल प्रसाद जी उमा से सवाल कर रहे थे तब कोई लड़की की बेइज्जती नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही उमा ने बोलना शुरू किया तो गोपाल प्रसाद पर एक तरह से गोपाल प्रसाद जी को
ताव आ गया कि अरे लड़की ने कैसे मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, इसने तो मेरी पूरी इज्जत ही उतार दी। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अब इस बात पर गोपाल प्रसाद जी जिस प्रकार से आवेश में आ गए थे, इस पर उमा ने कहा कि क्यों तब से आप नाप तोल कर रहे हैं, भाई तुम्हें ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। तब मेरी कोई बेइज्जती नहीं हो रही थी, मेरे पिताजी की कोई बेइज्जती नहीं हो रही थी, सिर्फ आप ही की बेइज्जती हो रही थी। शंकर, बाबूजी चलिए। अब गोपाल प्रसाद का लड़का कहता है कि बाबूजी यहाँ से चलिए, बहुत हो चुका। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कायरता, डरपोकपन। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अब जब गोपाल प्रसाद जी ये सब बातें सुनते हैं और उमा एक तरह से बातें बोलने लगती है, तो गोपाल प्रसाद जी को लगता है कि भाई ये काफी पढ़ी लिखी है, तो उससे सवाल पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा जवाब देती है कि हाँ, वह कॉलेज में पढ़ी है और वह बीए पास है, लेकिन वह इज्जत के साथ उसने पढ़ाई की है, तुम्हारे लड़के की तरह नहीं कि भाई लड़कियों के हॉस्टल में एक तरह से ताक झाक करते समय नौकरानी ने उसे पीटा था। मैंने अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप का पूरी तरीके से ख्याल रखा था, लेकिन आपके लड़के ने तो कोई भी ख्याल नहीं रखा था। उसने तो एक तरह से बेइज्जती की थी आपकी, और वहां से मुंह छिपाकर भागा था। रामस्वरूप, उमा। अब रामस्वरूप उमा को रोकते हैं कि अरे उमा, तुम यह क्या कह रही हो? गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। अब गोपाल प्रसाद जी गुस्से में आकर कहते हैं कि बस हो चुका, हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर धोखा दिया है, मेरी इज्जत उतारी है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आपकी लड़की ने बीए पास किया है, वह रामस्वरूप को कहते हैं, और आपने तो मुझे बताया था कि वह मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक तक अर्थात एक तरह से 12वीं तक। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लिए लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती। बेबसी, लाचारी, रुलासापन, चेहरे पर रोने का भाव। सहसा, अचानक। अब उमा कहती है कि हाँ, मैं बीए पास हूँ, और गोपाल प्रसाद जी को जब यह पता चलता है, वह दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं, और उमा फिर कहती है कि जाइए, जरूर जाइए, अपने बेटे को साथ लेकर जाइए, और जरा पता लगाइएगा कि आपके बेटे के अंदर रीढ़ की हड्डी अर्थात कोई सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान है भी या नहीं, कि सारा स्वाभिमान उसने उस हॉस्टल में ही छोड़ आया था। जरा यह पता कीजिए। रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार से हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का स्वाभिमान उसे एक मजबूती प्रदान करता है। और उमा यहाँ पर एक प्रकार से गोपाल प्रसाद और शंकर को एक तरह से उनको यह सवाल पूछती है कि आपका कोई स्वाभिमान है भी या नहीं, कि भाई लड़कियों से ही सवाल किए जाते हैं, लड़कियों से ही एक तरह से लड़कियों के बारे में ही पूछा जाता है, और कभी आपने अपने बेटों की ओर नजर उठाकर देखा है कि वह किस प्रकार से हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का है, वह पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। यह पाठ लेखक द्वारा रचित भोर का तारा एकांकी संग्रह से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि समाज में उमा जैसी पढ़ी लिखी स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए तथा अपने स्वाभिमान के लिए जिस प्रकार से खड़ी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक स्त्री को स्वाभिमान के साथ जीने का हक है। इस पाठ के द्वारा हमें यह समझना होगा कि समाज के पुराने रीति रिवाज तथा परंपराओं को समय के साथ बदलना होगा, अन्यथा
यह मनुष्य का अहित ही करती हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। हमें नारियों के प्रति अपनी सोच, अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि कोई भी देश व समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक नारियां उपेक्षित, शोषित एवं पीड़ित होती रहेंगी। हमें अपने दकियानुसी सोच को पीछे छोड़कर नारी के सम्मान को महत्व देना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जहां नारियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो यह पाठ का एक तरह से उद्देश्य था जो कि लेखक हमें बताना चाहते थे। अब आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।